सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 8। सो आज के सेशन में हम लोग बेसिक कुछ कुछ नए चीजों के बारे में जानेंगे। अदरवाइज आज का क्लास थोड़ा बहुत आपको रिवीजन जैसा ही लगेगा लास्ट क्लास का। ओके, सो शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कुछ स्लाइड्स मैंने रखा हुआ है, कुछ नया कंसेप्ट। तो कुछ कुछ चीजें आपको मतलब लास्ट क्लास से रिलेट होती हुई दिखेंगी, कुछ कुछ चीजें अलग भी दिखेंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंपाउंड इंटरेस्ट, ओ अगेन हमारे सामने फिर से वही स्टूडेंट बैठा हुआ है जो इतने सालों, सॉरी इतने दिनों से है, सालों से नहीं, सालों से तो है तुम, मतलब मेरे लाइफ में तो है। ठीक है, अच्छा तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत आपको हल्का सा कंसेप्ट दिया था कि प्रिंसिपल को कितना लेना होता है, एक्स क्यूब, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/x, ठीक है, उस फॉर्मेट में लेना होता है। तो इसी से मिलता जुलता आज पूरा सेगमेंट देखेंगे हम लोग कि मान लेते हैं, अरे ये इतना मोटा क्यों लिख रहा है, मान लेते हैं कि रेट है r%, जिसको हम लोग r/100 लिखते हैं, एंड फिर ये इस फॉर्मेट में आ जाता है। ये सब चीज मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट आज स्टार्टिंग के लिए फिर से बता देता हूं। तो अगर ऐसा होता है देन प्रिंसिपल को आई विल सजेस्ट कि हमेशा आप एक्स क्यूब लो। एक्स क्यूब प्रोवाइडेड टाइम इज व्हाट, टाइम इज इक्वल टू 3 years। यानी आप ऐसा मान सकते हो कि आप प्रिंसिपल को x टू द पावर t ले लो। t यानी जितना भी टाइम इन ईयर्स रहेगा। अगर 5 साल का क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल को आप x टू द पावर 5 ले लो, और अगर 4 साल का है तो x टू द पावर 4 ले लो। तो x क्यूब लेते हैं, एंड मैं आपको ये बताता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, simple interest for the first year, for the second year and for the third year। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे r% लगेगा, लगेगा कि नहीं? फॉर द फर्स्ट ईयर r% मतलब कितना है, 1/x। तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, x²। सेकेंड ईयर में भी 1/x लगेगा तो सिंपल इंटरेस्ट x² आएगा। थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट r% यानी 1/x लगेगा तो सिंपल इंटरेस्ट x² आएगा। और हमको तो ये पता भी है कि सिंपल इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होता है। ओके, अब यही चीज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग देखें, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन यहाँ पे r% आएगा, यहाँ पे भी r%, यहाँ पे भी r%। तो यहाँ पे r% है, मतलब ये क्या है, 1/x है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, x² आ गया। अच्छा, अब जब सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन होगा, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग इस डेफिनेशन से भी जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इट इज defined as interest upon interest। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग इस डेफिनेशन से भी जानते हैं, राइट। तो यानी फर्स्ट ईयर का तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली जो ये है ना कि इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, इसको अगर मैं थोड़ा और डीप जाऊं तो इसको मैं ऐसा बताऊंगा, इंटरेस्ट अपॉन प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से पहले कोई प्रीवियस ईयर है क्या, नहीं है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सिंपली ऐसा कैलकुलेट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। सेकेंड ईयर में क्या होगा, यहां पे तो 1/x ही लगेगा, सही बात है, तो 1/x ऑफ x³ तो x² हो जाएगा।
प्लस इस इंटरेस्ट पे भी फिर से 1/x लगेगा। ये इंटरेस्ट हो गया एकदम डायरेक्ट जो प्रिंसिपल से कैलकुलेट हो गया है। यहां पे एक एडिशनल इंटरेस्ट भी आएगा जो कि पिछले साल के इंटरेस्ट से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, एंड दिस विल बी x। अब अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, क्या होगा? x² + x। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड ईयर में जो डायरेक्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट होके आएगा वो तो हो जाएगा x²। अब समझो यहां पे, ये एरो थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। अब इससे प्रीवियस कितने ईयर्स है? 2 साल है। तो पहले ये थर्ड ईयर ने क्या किया, खुद का मेन इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल से आता है वो कैलकुलेट किया। अब वो इंटरेस्ट खींचेगा, अपने प्रीवियस वाले ईयर से इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ओवरऑल कितना है? x² + x। क्यूब कैसे हो जाएगा? मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, तो प्लस में ट्वाइस कैसे हो जाएगा भाई? गजब बात कर रहे हो, लोग बोलेंगे किसको बैठा के रखा है? x + x इज ट्वाइस x। अलजेब्रा का माँ बहन एक कर दिया है। ठीक है, तो अनलाइक टर्म्स है ना भाई। तो x² + x तो मर्ज करके आप खींच सकते हो या इंडिविजुअली भी खींच सकते हो। मैं इंडिविजुअली बताता हूं क्योंकि बाद में हमको ये काम में आएगा। तो सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर वाला जो आर्मी है, ये आर्मी पहले सेकेंड ईयर के पास आया कि उससे मैं सारा जायदाद हड़प लूंगा जितना भी हो सके। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने यहां से 1/x के रेट से खींचा, तो कितना आएगा? x आएगा। अच्छा, फिर ये वाला पार्ट भी बचा हुआ है, इससे भी 1/x के रेट से खींचा तो कितना आएगा? 1। अब उसने देखा कि हाँ सेकेंड ईयर को पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया है हमने। अब मैं ये थर्ड ईयर वाला आर्मी कहां जाएगा? फर्स्ट ईयर के पास। फर्स्ट ईयर से खींचेगा 1/x के रेट से, तो कितना आएगा? x। अब अगर आपको कोई बोलता है कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे x² + 2x + 1। ठीक है, और सेकेंड ईयर का कितना है? x² + x। अब अगर आपको कोई बोलता है कि 3 साल का, नॉट थर्ड ईयर, 3 years, बिकॉज देर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 3 years एंड थर्ड ईयर। ठीक है, 3 years मतलब 3 साल, और थर्ड ईयर मतलब है तो वो एक ही साल, बट उस साल का नाम क्या है? थर्ड ईयर। ठीक है, तो अब जैसे इस पूरे 3 साल का इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट 1 2 3 3x², 1 2 3 3x + 1। ठीक है, तो इससे यह पता चल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 3 साल वाले क्वेश्चन में अगर मैं इलेबोरेटली करूं, इसको ट्री मेथड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कि एक ट्री की तरह ब्रांचेस निकला है इसका, तो इसमें 3 एलिमेंट आएंगे जो एक तरीके से देखने वाले होंगे, और 3 एलिमेंट आएंगे जो एक तरीके से देखने वाले होंगे, मतलब एक तरीके से दिखते हैं ये लोग, और एक एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, तो क्या होगा? सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट आएगा, क्योंकि ये तो इसमें भी है। ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट में क्या क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो CI फॉर 3 years माइनस SI फॉर 3 years, 3 years लिख देता हूं, कोई फिर इसको थर्ड ईयर सोच लेगा, इज इक्वल टू 3x + 1। अब ये 3x + 1 लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? लास्ट क्लास नहीं पढ़ा? ठीक है, और जाओ पार्क में। ठीक है, तो
ये 3x प्लस 1 है, तो हमने ऐसा किया था ना, लास्ट वाला है। हाँ, 3x प्लस 1 में जितना डिफरेंस आता है उसको इक्वेट किया था हमने ओरिजिनल डिफरेंस से, ठीक है। तो क्योंकि मैंने वो चीज इलेबोरेटली नहीं पढ़ाया था, मैंने ये चीज डायरेक्टली बता दिया था, मैंने लास्ट क्लास में बस ये बता दिया था डायरेक्टली स्टूडेंट्स को, और ये बता दिया था, ठीक है। तो ये इसलिए बताया था कि एक झलक लेके जाओ आप लोग आफ्टर क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 8 में मैं वैसे भी इसको इलेबोरेट करने वाला था, ठीक है। हो गया ये वाला चीज, ठीक है। अभी मत लिखो कोई भी चीज, समझो बस। नेक्स्ट, अब ये जो हमने पढ़ा इससे हमको क्या सिनॉप्सिस निकला वो मैं बताता हूं आपको, कि अगर मेरे पास कोई प्रिंसिपल है और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इसका वैल्यू जैसे अगर ए आ रहा है तो ये भी ए आएगा, ये भी ए आएगा। अब देख लो ऐसा ही आ रहा है। और अगर मैं सेम प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट पहला ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, वो तो सेम ही आ रहा था, हमको भी पता है। फिर यहां पे एक बी आएगा जो कि इस ए से आ रहा होगा, देख लो, ए, फिर इस ए से एक बी आएगा, और ये दोनों बी एक एक बार रिपीट होगा, ठीक है। ये भी एक बार यहां पे रिपीट होगा, ये भी एक बार यहां पे रिपीट होगा, और इस बी से और एक सी आएगा। अब ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बताया, बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाला स्ट्रक्चर भी काम में आता है हमको, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो 3 साल का जो पूरा लेखा जोखा है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, ठीक है। और यहां पे कुछ परसेंटेज रहेगा कि इस पे ये परसेंटेज हुआ, इस पे ये परसेंटेज हुआ, इस पे ये परसेंटेज हुआ, और इस पे ये परसेंटेज हुआ। ए से हमेशा बी ही निकलेगा, ए से हमेशा बी, ए से हमेशा बी, और बी से हमेशा सी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला चीज। चलो नेक्स्ट, अगर मैं 2 साल का बात करूं तो 2 साल के लिए मैं p कितना ले लूंगा, एक्स स्क्वायर, और यहां पे मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, ठीक है, आर वही है, मतलब ये सब और क्या ही लिखूं मैं, आर परसेंट मतलब आर बाई 100 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो ये 1 बाई एक्स आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सेम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में करता हूं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां पे आएगा ये तो x आया, दूसरे साल में ये डायरेक्ट वाला क्या होगा, x, ठीक है, बट प्लस इससे भी तो जाएगा ना, 1। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अब आप बोलोगे कि तो फिर ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स फॉर 2 इयर्स और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स का डिफरेंस हमेशा 1 आएगा क्या, मतलब पूरी दुनिया में हमेशा 1 आता रहेगा क्या? ये 1 है कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/x है, प्रिंसिपल को मैंने एक्स स्क्वायर माना हुआ है, तब कब आता है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल और D2 है ये वाला,
इसको D2 बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 इयर्स। तो अगर मैं प्रिंसिपल और D2 का रेशियो लिखूं तो ये x²/1 आएगा। बट ये है D3। यहां पे अगर मैं प्रिंसिपल और D3 का रेशियो लिखूं तो ये x³/3x+1 आएगा। तो एक्चुअली में ये सब कोई भी ओरिजिनल वैल्यूज थोड़ी ना है, ये सब कंपैरेटिव वैल्यूज है। जब कभी आपको ये प्रिंसिपल दिया होगा, डिफरेंस निकालना होगा, ये दोनों वैल्यूज तो हमको मिल जाएगा रेट से, ये दोनों वैल्यूज तो रेट से मिल जाएगा, और ये वाला वैल्यू दिया है, ये निकाल लेंगे। ठीक है सर, अगर फ्रैक्शन में हो तो कौन सा फ्रैक्शन में, क्या फ्रैक्शन में होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, अगर 15% है तो 3/20 होगा। तो लास्ट क्लास में बताया था ऐसा एग्जांपल, तो 20/3 करके लेना है उसको, तो फ्रैक्शन में ही लेंगे इसको। ठीक है, चलो तुम ये चीज लिख लो, बस ये वाला चीज लिख लो फटाफट, और 2 साल वाला लिख लो। उसके बाद मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो सॉल्व करना है तुमको। दो साल वाला कितना है? 1। ठीक है, चलो अच्छा, इस पे ना एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, 1000 वाला, 1000 लेके एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, तो फिर सिंपल रहेगा। तो आप मिला पाओगे, मतलब यहां पे तो मिला पा रहे हो, यहां पे तो मिला पा रहे हो कि ये ऐसा ही होता है। बट अगर मैं ऐसा लूं कि 1000 मान लो मैंने ले लिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। अरे मिटता क्यों नहीं है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पे रेट ले लेते हैं हम लोग 10%, ठीक है, और प्रिंसिपल इज दिस। तो क्या होगा, यहाँ पे 10% आएगा, 10% यानी 1/10 आएगा, 1/10 आएगा, यहाँ पे भी 1/10 आएगा, 1/10 आएगा, तो ये कितना होगा, 1000 होगा कि नहीं? 100। सॉरी 100 होगा। ओके, नेक्स्ट वाला ये डायरेक्ट 100 होगा, बट इधर का भी तो फिर से 10% लेना है, ये हो जाएगा 10। ये वाला कितना होगा, 100, फिर इधर का ये 1/10 10 हो जाएगा, फिर इधर का ये 1/10 1 हो जाएगा, फिर इधर का ये 1/10 10 हो जाएगा। तो तुमको दिख ही रहा होगा यहां पे भी कि ए ए ए बी 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 और सी, तो ये हमेशा इस स्ट्रक्चर में ही आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो ही करेगा यहाँ पे, ए बी बी सी। हाँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द 3 ईयर सेम हो तो, अगर अलग हो जाए तब तो फिर वैल्यूज अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कभी कभार हमको काम में आ सकता है जब रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हो तो। ठीक है, मतलब मान लो कुछ ऐसा दे दिया कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इज समथिंग, कुछ एक दे दिया है, एंड 2 इयर्स इज कुछ दे दिया है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मुझे 3 भाग में तोड़ना है इसको, और एक भाग अलग भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं उसको। जैसे ऐसा हो सकता है कुछ, मतलब क्वेश्चन, मतलब ऐसे बोल रहा हूं कि D3 और D2 का रेशियो है 8:25। तो यहां पे बताओ तो D2 कौन सा है?
ये वैल्यू D2 है ना, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस यही है, सिर्फ ये वैल्यू होगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू, सिर्फ ये वाला वैल्यू होगा। अच्छा, और D3 क्या है? ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन हमको ऐसा दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने दिया। अब ये ऐसे लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का डिफरेंस और 2 साल का डिफरेंस, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है ना यहाँ पे, दो साल का डिफरेंस और 3 साल का डिफरेंस कितना है? 8:25 है। तो फिर रेट कैसे निकालेंगे? तो आप सोचो, तुम अपने पुराने नॉलेज से ये तो कर ही नहीं सकते फिर, जितना, ऐसा नहीं कि तुमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो होगा ना, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे फिर? बिकॉज डिफरेंस के बारे में कभी इतना सोचा ही नहीं था। हमेशा तो हम लोग प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ईयर, ये सब सिंपल स्मूथ गोइंग क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं ना। अब ये थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन है, बट है इजी अगर कंसेप्ट पता है तो। तुम पहले देखोगे कि कंपाउंड, अब तुमको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो तुमने फटाफट बना लिया कि हाँ 3 साल का क्वेश्चन है तो ऐसा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो यहाँ पे ए आएगा, फिर एक बी आता है, फिर यहाँ पे और एक बी नीचे और एक सी आता है, ठीक है। अब अगर 2 साल तक रखना हो तो मैं बस इतना रखूंगा, ठीक है, और 3 साल में तो ये पूरा आएगा। तो 2 साल का डिफरेंस कौन सा होता है? ये होता है। तो अगर ये वैल्यू 8 है मान लो, ठीक है, और 3 साल का डिफरेंस तो ये पूरा होता है, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, तो 8 या 24 और ये 1। अब सोचो तुम, इंटरेस्ट कैसे आएगा? ये बी से ही तो सी आता है ना, तो यहां पे इंटरेस्ट 1/8 लगा होगा, तभी ये 1 आया होगा, 1/8 यानी 12.5%, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी कभार काम में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब बहुत बहुत डीप कंसेप्ट है, ये सब बहुत कोर है, मतलब ऊपर का लेवल का नहीं है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का। मतलब ऐसा देखने में बहुत सिंपल चीज लगता है, बट अगर कोई क्वेश्चंस देगा तो आप किस तरीके से इसको स्प्लिट करोगे, ठीक है। और हमेशा वैसा मल्टीपल मिलेगा आपको कि 3 रख के फिर आप एक छोड़ पा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि अलग रहेगा, ठीक है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे मतलब 26 भी होता तो फिर हम लोग यहाँ पे 2 छोड़ देते, तो 2 छोड़ते तो यहाँ पे मैं 2/8 लिखता, फिर 2/8 यानी 1/4 होता, 1/4 यानी 25%। अगर यहाँ पे 26 होता मान लो, 27 होता तो मैं 3/8 लिखना पड़ता मुझे, 3/8 यानी 37.5%, वैसा, ठीक है। अब इससे ये भी निकाला जा सकता है कि ए से अगर ये 8 आया हो, मतलब निकाला मतलब क्या, एक रेशियो, बस एक रेशियो निकाला जा सकता है। अगर किसी चीज का 1/8 करके 8 आया है, यानी ये वाला चीज 64 था, किसी चीज का 1/8 करके 1 आया, मतलब ये चीज खुद 8 था, तभी तो 1/8 करने पे 1 आ गया। और अगर किसी चीज का 1/8 करने पे 8 ही बच रहा है, मतलब उसमें और एक 8 मौजूद था, तो वो 64 था। और ये कहां से आया? तब तो ये 512 होगा। तो मैंने बोला ही था पहले भी कि x का क्यूब लेते हैं हम लोग, तो 1/8 लिया तो 8 का क्यूब है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट डिस्कशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्योंकि तुमने फॉर्मूला सारा लिख लिया है, तो मैं बस तुमको रेट दूंगा, मुझे तुम D3 निकाल के बताओ, बस एक्सप्रेशन ही बताना है तुमको, ठीक है।
D2 मुझे पता है दोनों में तुम 1 ही बोलने वाले हो, ठीक है, बट फिर भी लिख लेना, मतलब तुम प्रिंसिपल क्या लेना चाहते हो, ठीक है, वो सब थोड़ा साइड में लिख लिख के रखना। तो इसका बताओ बताओ जल्दी करो, इतना टाइम होने से नहीं होगा। इसको हम लोग 1/x के फॉर्मेट में लिखेंगे ना, तो 1/5 हो गया ये 1/x, ठीक है। और D3 की क्या होता है 3x + 1, तो ये 16 होगा, खत्म। अगर अब मुझे इस क्वेश्चन में p लेना पड़े तो मैं लूंगा 5 का क्यूब, है ना, x क्यूब लेते हैं ना हमेशा। इसमें 1/6, तो ये 1/x के हिसाब से अगर मैं मिलाना चाहूं तो ये हो जाएगा 3x + 1, 3x + 1 ये हो जाएगा 19, ये तो हो गया D3। और अगर मैं इसमें p लेना चाहूं, अगर ये क्वेश्चन होता तो 6 का क्यूब होगा, यानी 216, ठीक है। तो दोनों तो मैंने किया, तुमने क्या किया, फिर करो ये वाला। हाँ फिर 4/25, बट 1/x के रूप में लाना है तो 1/25/4, 4/25 नहीं 3/25, क्या बोलते हो, पहला वाला तो खुद से कर रहे हो, उसमें भी गलती है। 3/25, तो ये होगा 1/25/3, जो कि होगा 1/x के फॉर्मेट में। अब ये होगा 3x + 1, तो x के जगह में जब आप 25/3 बैठाओगे तो ये 3 कट जाएगा, तो 25 + 1 26 आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन भी होता तो कोई बात नहीं, हम लोग फ्रैक्शन में लेते। अच्छा, अब p क्या लेंगे बताओ, p तो 25/3 का क्यूब होगा, ठीक है। तो 15625 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। चलो ये वाला करो, इसमें तो 1 ही होगा, मतलब फ्रैक्शन बताओ इसका 1/7, तो p क्या लेंगे हम लोग 49, ये तो 1 ही है, कोई देखना नहीं है हमको, 1/9, और p यहां पे होगा 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। चलो सही है। ये पेज मैंने क्यों रखा था भाई, पता नहीं, ओ ये एक्स्ट्रा था, जल्दी जल्दी जल्दी। ये लास्ट क्लास में ऐसा किया था हमने, ठीक है। एक साल का ही है, एट द एंड ऑफ द ईयर बोला हुआ है ना, तो 1 साल का ही होगा। तो उसको फायदा कितना होगा देखो, उसने बैंक से 12.5% में लिया और वही पैसा विशाल को दे दिया 17.5% में, तो उसको फायदा कितना परसेंट का हुआ 5%, 5% ऑफ 17600, उसको इतना ही फायदा होता, उसने 12.5% में लिया, वही पैसा विशाल को दे दिया 17.5% में, ठीक है। बट यहां पे उसको और थोड़ा फायदा होगा, उसने 12.5% में लिया और इसमें खुद से मिलाया,
एंड देन विशाल को दिया, ठीक है। तो जो ये वाला पैसा है जो उसने बैंक से लिया, इस पे तो उसको 5% का ही फायदा है। क्यों? क्योंकि उसको लौटाना भी तो है ना 12.5। बट इसके साथ इसने जो जोड़ा x, इस x पे तो सीधा उसको 17.5% का फायदा मिलेगा, प्लस x, सॉरी, प्लस 17.5% ऑफ x इज इक्वल टू 1440। ठीक है, तो ये 10% देख लो कितना आ रहा है, 1760 है, तो 5% 880 आएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू कितना होगा 880, तो 17.5% ऑफ x इज इक्वल टू 880, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 14 से 8 जाएगा तो 600 आ गया, माइनस 40 560 आ जाएगा। ठीक है, 17.5 आप डायरेक्ट जैसे करना है कैंसिल करना है कर सकते हो, या फिर ऐसे ही कर दो आप सिंपल। 3/40 हाँ 3/40 चलो कर लो, अरे यार, ठीक है। ओ 3/20 क्योंकि सर 3/40 नहीं आएगा, 3/40 आ रहेगा, 7/40 आएगा, क्योंकि 35% तो 7/20 होता है ना, 35% 7/20 होता है, आप लोग भी समझ लो 35% 7/20 होता है, उसका आधा 7/40 होगा। ठीक है, मैं ऑल्दो डायरेक्ट कैलकुलेशन ही करने वाला था कि 175 लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते। तो x का वैल्यू आ रहा है 3200। यहाँ पे क्या बोल रहा है, and the amount that is given to Vishal. ओ फाइंड द अमाउंट दैट इज गिवन टू विशाल, तो विशाल को कितना दिया गया है 17,600, साथ में 3200, तो 20,800। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। ये तो सिंपल था एकदम, पिछले क्लास का ही प्योर कंसेप्ट। ये भी पिछले क्लास का क्वेश्चन। हरीश हैज 22360 and he wants to deposit in the bank account of his two daughters Ananya and Gauri in such a way that both will get equal amount after 5 years and 8 years respectively at the rate of 16.66% compound interest compounded annually. Find the amount deposited in the account of Ananya. तो दोनों का अमाउंट सेम होगा, अमाउंट 1 इज इक्वल टू, या फिर अमाउंट फॉर अनन्या इज इक्वल टू अमाउंट फॉर गौरी। अमाउंट क्या होगा कि प्रिंसिपल जितना भी अनन्या को मिला है उसका 7/6 टाइम्स टू द पावर 5, क्योंकि 5 साल का है, हमने लास्ट क्लास में किया था ऐसे। प्रिंसिपल ऑफ गौरी इनटू इसका 7/6 टू द पावर 8, यहां से ये कट जाएगा, ये 7/6 टू द पावर 3 बच जाएगा, तो PA बाई PG इज इक्वल टू 343 डिवाइडेड बाई 216। टोटल कितना आता है देख लो, ये टोटल कितना आता है, ये 5,559 विच इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 22,360। 500 550 के आसपास है, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 2236 आना चाहिए, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इंटू 4 होगा और साथ में एक 0। अनन्या का वैल्यू निकालना है, तो 343 का वैल्यू कितना होगा, ये भी इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 20 वाला आंसर आएगा 13720। एक बार करके भी देख लेते हैं, रुपीस 0 हो गया, 4 12 हो गया,
उत्तर हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो, the difference between compound interest and simple interest on a sum of rupees 24,000 invested for 2 years is 375. Find the rate of interest. इसको तुम अब ऐसे नहीं कर सकते जो मैंने बताया था। हाँ, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो उस पूरे मेथड का मेन धुरंधर कौन है? रेट। रेट से ही तो 1/x निकलता है, उसी x का क्यूब हम लोग इस क्यूब है स्क्वायर प्रिंसिपल को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको आपको फिर वैसा सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे पास रेट r% है फॉर 2 years है, तो सिंपल इंटरेस्ट में मैं इसको क्या लिखूंगा? 2r% लिखूंगा। ठीक है, या फिर मैं और क्लियरली लिख देता हूं इसको, ठीक है, r इंटू 2% लिखूंगा। बट इसी को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लिखूंगा बताओ? एग्जैक्टली exactly. सालों में तुमने कोई एक अच्छी बात बोली है। टू आर प्लस r² 100%। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का ओवरऑल रेट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का ओवरऑल रेट में डिफरेंस क्या है? r² 100%। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब ये वाला पार्ट हो गया आपका कंसेप्ट पार्ट, जो कि आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको बस सीधा ये ध्यान में देना है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन में इस साइड करूंगा, इसको मैं हटा के इधर कर देता हूं। तो क्या होगा? r² 100% ऑफ p इज इक्वल टू 370, या p डायरेक्ट लिख ही देता हूं, और क्या इतना बच्चों जैसा लिखना है। ठीक है, 24,000 इज इक्वल टू 375। क्लियर है? r² बाई, अब देखो ये 100 तो कट गया इससे, और एक 100 आएगा परसेंटेज का, इज इक्वल टू 375। तो r² का वैल्यू कितना होगा? 375 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 240। तो कैंसिल करते हैं आराम से, 4 से काटेंगे तो 60 आएगा, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 12 आएगा, और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। सही राम, क्या लिख दिया? 75 आएगा। और 3 से काटेंगे तो 4 आ गया, 3 से काटेंगे तो 25 आ गया। तो ये आ रहा है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर में है, आपको राइट हैंड साइड भी स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए। 25 इंटू 25 हो गया 25 का स्क्वायर, 4 हो गया 2 का स्क्वायर। तो अगर मुझे r का वैल्यू लिखना है, r विल बी 25/2। हर जगह से स्क्वायर हट जाएगा ना, हर एक एंटिटी से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो 25/2 मतलब क्या हो गया? 12.5%, जो कि 1/8 होता है। ठीक है, तो अब मैंने तुमको कंसेप्ट सिखाया, फॉर्मूला सिखाया, बट इसका मतलब है ये नहीं है कि मैं तुमको डायरेक्ट दे दूंगा सॉल्व करने को, तो तुमने वही कंसेप्ट लगाया और सॉल्व कर दिया। वो वाला क्वेश्चन भी मैं दूंगा, बट मैं पहले ये इसलिए करवा रहा हूं कि इसमें अब तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जिसमें आर है ही नहीं,
उसमें तो हम लोग ले लेंगे 3x प्लस 1 और 1, बट इसमें तो कैसे लोगे ये, इसमें तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा ना ये वाला चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। On a certain sum of money, the simple interest for 6 years is this at 12.5% per annum। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं फटाफट, है कि नहीं? प्रिंसिपल निकाल लेते हैं फटाफट, बाकी क्वेश्चन देखा जाएगा, बाद में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट ये सब बाद में करेंगे। क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years इज इक्वल टू 23040। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P फिर वही, इतना क्यों चाहिए? P R T, कभी कभार बच्चों जैसा भी सॉल्व कर लेना चाहिए। P R T बाई 100, R तो है ही 1 बाई T, आई मीन 1 बाई 8, और T क्या है? 6। ठीक है, तो 6 से काट दो इसको, 6 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार गया, 18, 5 बचा 50, 8 2 बचा 24, 4 0। P मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 0 2 3 बचा 7 6 30720। ठीक है सर, मैंने क्या सोचा, तो वो जो 12.5 है ना, मैं 6 से डायरेक्टली इनटू कर दिया ना उसको। हाँ, तो 75% आ गया। 75 का वैल्यू तो वो है ना, मतलब 23040। हाँ, मतलब 75% आएगा 3/4, तो 4 के ऊपर 3 का इंटरेस्ट है, 3 का वैल्यू है 2340 और 23040, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा मल्टीपल चीजें सोचा करो, ठीक है, हमेशा हर क्वेश्चन में। लेंथी हो रहा है, शॉर्टकट हो रहा है, वैसा मत सोचो, क्योंकि जो चीज इस क्वेश्चन में लेंथी होगा वो दूसरे क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या बोला है? फाइंड द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ये तो हलवा हो गया, अभी पता ही आप लोगों को क्या होता है। 3 साल का 3x प्लस 1। तो अगर मैं लिखूं कि P बाई D3, P बाई D3 क्या होगा? x क्यूब डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। अब मेरे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू भी है, ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा उल्टा करके लिख देते हैं, तो D3 डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं तो मुझे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ कि x क्या है अगर ये 12.5% है। x कितना होगा? 8 होगा। r परसेंट है ना, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, कहां गया? r परसेंट माने r बाई 100 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, तो 12.5% मतलब 1 बाई 8, तो r मतलब 8। यहाँ पे जैसे 16.66 मतलब 1 बाई 6, तो इक्वल टू 1 बाई एक्स। r मतलब 8 नहीं, x मतलब 8, तो x मतलब क्या था यहाँ पे? 6 था, तो यहाँ पे भी x मतलब क्या होगा? 8 होगा, तो x का वैल्यू 8 आ गया। तो D3 मुझे निकालना है, मुझे P पता है कितना है। एक काम करते हैं, P को इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, समथिंग इंटू 30720। अब 3x प्लस 1 बताओ, 8 बिठाओ यहाँ पे, 25, 8 का क्यूब, ठीक है, बस। तो कैंसिल करते हैं, 8 से कैंसिल करोगे 64 आएगा, 8 से कैंसिल करोगे कितना आएगा? 3 बचा यहाँ पे 6, 67। अरे ये 8 से मैं कैंसिल करूं ही क्यों, ये तो मैंने लिखा ही था 8 से मल्टीप्लाई करके, तो एक बार तो मुफ्त का मिल गया ना 3840। ये नंबर आया ही तो था ना पहला बार 8 से मल्टीप्लाई करके। 64 से डायरेक्ट कर दो ना, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4
और साथ में 0। 25 इंटू 4 होता है 40, होता है 1000 रुपए। ठीक है, नहीं आया क्या? कुछ गलत आया क्या? 64 इंटू 6, सॉरी, मैं सोच तो 6 ही रहा था, लिखा मैंने 4। हाँ, 1500 आएगा आंसर। ठीक है, नहीं आएगा क्या? 1500 ही तो आ रहा है मेरा। 1500 आएगा, 1500 आएगा। ठीक है, देख लो एक बार, कैलकुलेशन देख लो। सही है, सही है, इस बार सही है। देखो, हो गया। हाँ सर एक बार लिख लेता हूँ। नोट्स देता हूँ, क्या करते हो उसका? अचार डालते हो क्या? कहाँ पे? पार्क में? चलो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, दूसरा। पहला है प्रिंसिपल इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, पर एनम टाइम इतना। $13.33, 2/15, 6.666, 1/15, 6.25 है 1/16। ठीक है, और 6.66 है 1/15। क्या हुआ? चलो, तो इसमें ये निकलेगा 2/15, तो उसको उस रूप में लिखना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15/2। तो ये मैं नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं, और ये 2 साल का है, ध्यान देना। ठीक है, तो d2/p इज इक्वल टू 1/x²। ठीक है, ये p को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, d2 निकालना है हमको। 1/x का स्क्वायर लिखो, 225 डिवाइडेड बाई 4 इंटू p तो है ही हमारे पास 13500। ये 4 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तुम कब जाएगा ऊपर? तुम तो नीचे ही धंसता जा रहा है जिंदगी में। चलो, 45 इंटू 4, सॉरी 45 इंटू 5 कितना होता है? 225। ठीक है, और 45 इंटू 3 135 होता है। 5 से कैंसिल करेंगे तो 60 होगा। d2 कितना निकला? 240। 240 वाला एक ऑप्शन तो है, एक ऑप्शन है, यही होगा। ये वाला ट्राई कर लेगा क्या तुम? मैं सारा इंग्रेडिएंट्स लिख के दे देता हूं तुमको। तो 4%, सॉरी 8% क्या होगा? 8/100, 4 से काटेंगे तो 2/25। ये होगा 1/25/2, ये होगा 1/x। ये 3 साल के लिए है, तो d3/p इज इक्वल टू 3x + 1 डिवाइडेड बाई x³ p इधर चला जाएगा। d3 इज इक्वल टू, यहां पे बताओ कितना होगा? 3 इंटू 25/2
तो 75/2 प्लस 1 77/2 आ जाएगा। एक्स क्यूब 25 का क्यूब 15625 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। इनटू प्रिंसिपल कितना है 62500, ये उसी हिसाब से दिया गया है देखो, सो दैट ये कटे ये सब, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 77, 8 पलटी मार के ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, 77 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15625 इंटू 2 इंटू में, तुमको समझाने के लिए मैं इंटू 100 एक अलग करके लिख रहा हूं, क्यों ये समझ में आएगा। यहाँ पे 25 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रखा है 3 बार, 25 इंटू 25 इंटू 25, तो ये कट गया पूरा। यहाँ पे 2 बार है 25 है, यहाँ पे और एक बार 25 है और साथ में एक 4 बचेगा, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 होगा। 77 इंटू 16, 77 इंटू 16 आपका होगा 1, ओ ये तो है ही 1 2 3 2, ठीक है। तो तुम पे तो छोड़ा ही नहीं, मैंने ही कर दिया। और ठीक है, तो वैल्यूज मिला के ही दिया हुआ है। ये मान लो आप, मतलब ऐसा क्लरिकल मीन्स का क्वेश्चन आप सोच सकते हो, क्योंकि हल्का फुल्का कैलकुलेटिव तो था ही ये, ठीक है। ऑल्दो नंबर्स इजीली कट रहे हैं बट इट वाज कैलकुलेटिव। तो इसका यूज देख रहे हो आप, इस चीज का, इसका अच्छा खासा यूज है। चलो नेक्स्ट, find the compound interest on rupees 24,000 invested at 20% per annum for 2 years but interest must be calculated half yearly। अब ये जो हमने क्लास नंबर 6 में पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट के, आज तो क्लास नंबर 8 है ना, क्लास नंबर 6 का ये रिवीजन बता देगा हमको, ठीक है, जो तुमने नहीं किया है, क्योंकि तुम कहाँ पे थे। अच्छा तो बताओ, हाफ ईयरली करके 20% पर एनम है, तो बट हाफ ईयरली करके रेट कितना लेना पड़ेगा हमको 10%। वेरी गुड। और ये 10% कितनी बार सक्सेसिव में जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 बार 10% का कंपाउंडिंग होगा तो ओवरऑल रेट कितना होता है भाई 46.41 बेटा। तो फिर सक्सेसिव में क्यों बोल रहा हूं, तब तो फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 या 10 इंटू 4 कर दो, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी है। हाँ, अब ये कैसे निकाल सकते हो आप, मतलब ऐसे बोल रहा हूं कि 10% 10% 10% 10%, इतना लंबा तो हम लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, देखना 21 आता है कि नहीं, इन दोनों को मर्ज कर लेंगे 21 आता है कि नहीं, इन दोनों 21 को मर्ज कर लेंगे 42 प्लस 21 का स्क्वायर बाई, यानी 21 का स्क्वायर 441/100 4.41, तो 46.41% आता है। तो इतना परसेंट ऑफ 24,000, ठीक है। तो परसेंटेज के साथ 2 जीरोस कट गया, एक डेसिमल यहां पे आ जाएगा, डेसिमल उठ के यहां पे आ जाएगा, तो ये 0 कट गया, तो यहां पे हो गया 464.1 इंटू 24, ठीक है। तो लास्ट में 4 इन दोनों में आ रहा है, और अगर मैं देखूं कि 24 है, 24 इंटू 400 या 500 मान लो, ठीक है, तो 12,000 के आसपास, मतलब कम उससे आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा ये वाला, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, ज्यादा टफ टास्क नहीं है। 24 इंटू 1 24 होता है, बचा 2,
24 इंटू 4 96 होता है, 96 और 2 हो गया 98, 9 बचा। 24 इंटू 6 144 होता है, 144 इंटू 9 सॉरी 144 प्लस 9 153 हो जाएगा, 15 बचा। 24 इंटू 4 96, 96 और 15 111 होता है, और एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। चलो ये तो सिंपल एक कैलकुलेशन पे बेस्ड था, जस्ट तुमको थोड़ा सा रियलिटी चेक देने के लिए। चलो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम on rupees 69,120 invested for 1.5 years if the interest is this when calculated half yearly। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट ना एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसका सेकंड थर्ड क्लास में मिल जाएगा आपको, या फोर्थ क्लास तक ऐसा। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल हो और अमाउंट हो, ठीक है, प्रिंसिपल हो और अमाउंट हो, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ईयर भी होना चाहिए आपके पास, ईयर का तो एक है हमारे पास, टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो 1.5 साल में कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो कितनी बार कंपाउंडिंग होगा बताओ? 3 बार कंपाउंडिंग होगा। 3 साल का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन बट कंपाउंडिंग होगा 3 टाइम्स, और जितनी बार कंपाउंडिंग होता है पावर में उतना ही रहता है। ये हमने फील कर लिया है ना, कि अगर मैं मान लो यहां पे लिखता हूं, मान लो यहां पे होता 12.5%, मान लो 12.5% आंसर, तो मैं लिखता ना 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9 ऐसा करके, ठीक है। हाँ, 8 क्यूब इज टू 9 क्यूब ऐसा। तो यहां पे पहले तो आप प्रिंसिपल लिखो फिर अमाउंट लिखो। तो प्रिंसिपल कितना है 69120, अमाउंट तो जोड़ के लिखना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट है ना। तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 87, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 4 से, हाँ 4 से कैंसिल करो, कितना होगा 17 4 जा 68, बचा 1 2 8, इससे कैंसिल करो 4 से कितना 20 21 84, 3 बचा 38 9 7, 1728 और 2197 देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? बताओ बताओ क्या का क्यूब है? 12 का क्यूब और 13 का क्यूब। यानी ये जब लिखा हुआ गया होगा, फर्स्ट जब ये लिखा गया होगा तो ये इतना था, ठीक है। 3 टाइम्स है ना कंपाउंडिंग, तो फर्स्ट टाइम कंपाउंडिंग के लिए जब ये लिखा गया होगा, फर्स्ट टाइम कंपाउंडिंग के लिए जब ये लिखा गया होगा तो क्या लिखा गया होगा कि 12 से 13 हो रहा है मेरा पैसा। तो रेट कितना होगा भाई अगर 12 से 13 हो रहा है? तो 1/12। सच में क्या आपको ऐसा लगता है? अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूं, रेट इज 10% per annum, time is 1.5 years, at the rate compounded half yearly। अब तुम लिखो तो क्या लिखोगे बताओ? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर तो क्यूब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? सर 20:21 बताओ एकदम शुरू से बताओ, कैसे 20 आया, कैसे 21 आया, शुरू से। 10% को हमको आधा लेना पड़ेगा, यानी जो डेजिग्नेटेड परसेंटेज है वो तो नहीं लिखते हम लोग यहाँ पे, उसका आधा लिखेंगे ना।
तो इसका आधा क्या होगा 5%, 5% यानी 1/20। तो हम लोग लिखेंगे 20:21, सेम 20:21, सेम 20:21, तब जाके ये होगा कि 20 का क्यूब इज टू 21 का क्यूब। यहाँ पे मैंने तीन बार नहीं लिखा है कि 12 का क्यूब और 13 का क्यूब था, तो 12:13। तो आप समझो चीज, हाँ, जो डेजिग्नेटेड होता है प्रोसेस में उसका आधा होता है, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है। तो उल्टा बोलो अब इस चीज को, प्रोसेस में जो होता है उसका डबल होता है जो डेजिग्नेटेड परसेंटेज है। तो प्रोसेस में कितना है परसेंटेज 1/12, मतलब फ्रैक्शन में बोलो परसेंटेज में बोलो बात एक ही है, 1/12 माने 8.33। ठीक है, तो अगर प्रोसेस में 8.33 है और ये हाफ ईयरली का कैलकुलेशन है, तो ये तो 8.33 हाफ ईयरली के लिए है ना, पर एनम के लिए कितना होगा? ठीक है, क्लियर है? चलो, और 2 ही क्वेश्चन है, 8 और 9। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखा क्योंकि आज डिस्कशन था ना काफी। चलो करो इसको। क्या बोला है? पुनीत लैंड सम मनी एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली 2 साल का 20% कितना होता है? 44। वो तो अलग बात है, इसमें बताओ कितना होता है? 44 होता है। इन दिस केस अगर वो ऐसा करे कि हाफ ईयरली हो तो कितना होता है? अभी अभी किया हमने 20% हाफ ईयरली कितना हो जाएगा पहले? 10%। और ये 2 साल मतलब 2 बार नहीं होगा, कितनी बार होगा? 4 बार। तो 4 बार में 10% कितना आता है? 0.41। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 20% पर एनम फॉर 2 years at the rate compounded annually versus 20% per annum for 2 years at the rate compounded half yearly। तो इसमें तो 20% 2 साल यानी 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, इसमें कितना हो जाएगा? 44%। इसमें प्रोसेसिंग होगा कैसा? इसमें होगा एक्चुअली 10% करके फॉर 4 times कंपाउंडिंग। तो 10% करके 4 times कंपाउंडिंग कितना होता है? 46.41%। अब वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर वो उसने पैसा इस स्कीम में रखा है, बट वो अगर पैसा इसमें ना रख के इसमें रखता तो उसको फायदा होता कि नहीं? देखो कितना फायदा होता, 2.41%। वैल्यू हिसाब से कितना फायदा हो रहा है? तो 2.41% ऑफ P इज इक्वल टू 4579। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख देना 2.41 बाई 100 डेसिमल के लिए और 100 परसेंटेज के लिए इज इक्वल टू 454579। ये कितने से जा रहा है? अगर 20 बार करेंगे,
अगर 10 बार करेंगे तो इतना होगा, अगर 20 बार करेंगे तो नहीं, ज्यादा आ रहा है, यानी 20 बार नहीं होगा, 20 से कम होगा, 20 से कम और लास्ट में 1 है और 9 है, यानी 19 टाइम्स कटेगा। ठीक है, और ये 10,000 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1,90,000 आएगा। ये कैलकुलेशन तो समझ में आ गया। इंटू 10 टाइम्स इतना होगा, फिर से 10 टाइम्स यानी 20 टाइम्स, फिर से 10 टाइम्स इतना, तो 20 टाइम्स से थोड़ा कम है। आगे बढ़े। हम्म, थोड़ा कैलकुलेशन गलत आ रहा है क्या? अगर इस पे 2 1 नहीं सही है। 4820 ना, ओ 4820 ना, हाँ हाँ हाँ, यही मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं दिमाग में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो सही में आ रहा है, यहाँ पे देख रहा हूँ तो गलत आ रहा है। 20 हाँ भाई, थैंक यू। चलो ये प्रॉपर थोड़ा मेन स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, पी एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब रुपीज पी एक्चुअली एट सिंपल इंटरेस्ट एट 8% फॉर 3 years and p plus 1200 at compound interest at 20% for 2 years. If the total interest earned by him is 7.5% less than the amount he invested at simple interest, sorry, and 4r plus p by 160 is equal to 80, then find the value of pr by 100. तो पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि उसको इंटरेस्ट कितना मिला। 3 साल के लिए r%, तो कितना, 3r p by 100, 3r% ऑफ p अगर मैं लिखूं तो 3r by 100 इंटू p, तो इतना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट वाले से। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले से कितना मिलेगा, 20% 2 साल यानी 44% ऑफ, या फिर इक्वेशन तो बनाना ही है, 44 by 100 ऑफ 1200, और ये जो कंबाइंड इंटरेस्ट है दिस इज इक्वल टू व्हाट, द कंबाइंड इंटरेस्ट अर्न बाय हिम इज 7.5% less than the amount he invested in simple interest. How much he invested in simple interest? P 7.5%, 75% क्या होता है 3/4, 7.5 होगा 3/40, इतना लेस है, तो 37/40 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन सिंपल इंटरेस्ट। ये इक्वेशन सॉल्व करो। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को इसके साथ फिर से आपको मिलाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि नीचे 100 100 है और 40 है, दोनों तरफ 200 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 6rp, ये क्या होगा 88p प्लस, इसको ये पे ब्रेक कर दूं क्या, क्या बोलते हो? अच्छा नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, चलो 88 इंटू p प्लस 1200 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5 कितना होगा 185p। तो उसको वहां ब्रेक कर देने से ना हम लोग डायरेक्टली पी को कैंसिल कर देते हैं। p को कैंसिल क्यों करना है, माइनस होगा ना, हाँ तो माइनस कर दो इसको, तो ये तो इधर ही जाएगा ना, और ये अलग से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6rp प्लस
12 8 से 96, कैरी 9, 12 8 से अगेन 96 और 9 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और 2 जीरोस रहेगा, इक्वल टू 85 से 88 जाएगा तो 97 आएगा। ठीक है, तो अगर p का वैल्यू भी निकालना है आपको यहां से, नहीं p का वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते, फिर हम लोग माइनस करना पड़ेगा ये। चलो इसमें एक, क्योंकि देखो हाँ ये वाला जो है ना, ये वाला, इससे भी ना हम लोग p का वैल्यू निकालते हैं। चलो इससे भी हमको p का वैल्यू निकालना है, इसको भी थोड़ा सा होल्ड करो, इसको साइड में लिख के रखो। 4r माइनस कर देते हैं 80 से, तो राइट हैंड साइड में हो गया 80 माइनस 4r, यही होगा, और ये 160 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू 80 माइनस 4r इंटू 160, सही है कि नहीं देख लो। यही होगा। अच्छा, इसको भी, इसमें भी थोड़ा p वगैरह का फील डालते हैं, क्या होगा ये 105600 इज इक्वल टू 97p माइनस 6rp। एक लास्ट स्टेप यहां पे लिख लेते हैं, इसमें p कॉमन ले लेंगे तो ये वाला अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहेगा 97 माइनस 6r, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 105600 डिवाइडेड बाय 97 माइनस 6r इज इक्वल टू p। तो हमारे पास p का दो वैल्यूज निकल चुका है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। अब इन दोनों को आपको इक्वेट करना पड़ेगा। सर अभी नीचे वाले पे ना, मतलब ये वाले पे इस पे भी ये करते हैं, चलो इस पे भी ये वैल्यू लिख देते हैं, 4 और कॉमन ले लो, फोर कॉमन आ गया ना। ठीक है, तो 4 बाहर कॉमन आएगा तो 160 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको कि दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये भी p का वैल्यू है, वो भी p का वैल्यू है, तो एक वेरिएबल में आ जाएगा, यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा 105600 डिवाइडेड बाई 97 माइनस 6r इज इक्वल टू 20 माइनस r, ओ इनटू 640। ये कैंसिल करते हैं, 16 से 4 बार, 16 से जाएगा क्या ये, 16 इंटू 6 कितना आएगा 96, 16 इंटू 6 96 बचा 9, 9 और 6 फिर से 96, 0, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 इंटू 15, सॉरी 4 इंटू 16, 64, 2 बचा 165, तो कितना आ रहा है 165 डिवाइडेड बाई 97 माइनस 6r इज इक्वल टू 20 माइनस r। ये है हमारा अभी तक का सिंप्लीफाइड वर्जन। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक वगैरह फॉर्म होगा, उसको सॉल्व करना है, बट क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल दे दो। यहाँ पे r का वैल्यू निकालना है क्या हमको, अरे यार ये तो दिक्कत हो गया। PR बाई 100 का वैल्यू निकालना है, तब तो P भी तो नहीं दिया है ना हमको। अच्छा लेते हैं कुछ कुछ परसेंटेज जो जो यहाँ पे है, जैसे 20% लेते हैं, ठीक है, और क्या 20 का 10%, ये सब लेने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहे हैं, ये 97 से माइनस करके, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं 10% लेता हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, r अगर 10% लेता हूँ कुछ काम ही नहीं आएगा, पता है नीचे क्या ना, यहाँ पे नीचे 37 आ जाएगा, ये 37 ही इस पूरे चीज को बिगाड़ देगा, 37 तो कटेगा नहीं ना, प्राइम नंबर है। ठीक है,
अगर मैं 20 लेता हूँ, 20 तो हो ही नहीं सकता, क्रॉस कर जाएगा ना। 15 लेता हूं तो 90 होगा। 97 माइनस 90 कितना होगा? 7। 7 अगेन प्राइम नंबर है, कटेगा ही नहीं। अगर 15% लेता हूं तो नीचे आ जाएगा 7, कटेगा ही नहीं। तो ट्वेंटी 25%, ये सब तो क्यों सोच रहा हूं मैं, अरे यार, क्योंकि ये 97 तो क्रॉस करके नहीं जाएगा ना, तो आपको 20 से नीचे परसेंटेज लेना पड़ेगा। 20 से नीचे ही रहेगा वैल्यू, क्योंकि अदरवाइज 6 इंटू 20 कितना होता है? 120, तो वो तो होगा ही नहीं। इवन 18% भी नहीं ले सकते आप। 16% हाईएस्ट है यहाँ पे, ले सकते 16%। चलो 16% लेते, हाँ 16, मतलब लेते नहीं, ऐसे डिस्कस करते हैं। 16% लोगे तो 96, नीचे 1 आ गया, चलो 165 है। तो इधर 16% लोगे तो 4 आएगा। 4 इज नॉट इक्वल टू 165, 16 से कम है। तो 16 से कम में हमारे जान पहचान वाले परसेंटेजेस क्या है? 12.5 है। ठीक है, देखो अब वो भी नहीं ले सकते कि 13.33, 14.27, 6.66, ये सब तो नहीं ले सकते ना तुम। ये सब लेके यहां पे कैलकुलेशन कैसे करोगे? 0.5 वाला ले सकते हो या 0.25 वाला, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 0.5 वाला ही ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि इंटू 6 है। जो 0.25 है ना, 0.25 को ये जो 6 है, ये होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, फ्रैक्शन डेसिमल पे ला देगा। हाँ हाँ, डेसिमल पे ला देगा। मतलब 6 के लिए उसमें भी डेसिमल रहेगा, बट 0.25 में तो 4 चाहिए ना उसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो दो पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग 0.25 में जाएंगे। एक है 12.5, ठीक है, इसको चेक करते हैं। फिर है हमारा 7.5, 2.5, 2.5 आई डोंट थिंक कि 2.5 से कुछ काम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद विल गो टू दैट वन 6.25। और कोई 0.25 वाला है क्या हमारा? नॉर्मल लिस्ट का बोल रहा हूं, तो और कोई तो नहीं है। ठीक है, तो चलो 12.5, 12.5 बैठा होगा तो क्या आएगा यहाँ पे? 12.5 बैठा होगा तो 6 इंटू 12.5 कितना होता है? 75। थोड़ी देर पहले आज के क्लास में किया था तुमने, बताओ तो कब किया था? सर 3 नंबर पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का 6 साल का वाला क्वेश्चन में है। ठीक है, तो 6 इंटू 12.5 75, 75 ये माइनस होगा तो 22 होगा। मेक सेंस, क्योंकि ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का। 11 से 2 बार, 11 से 15 बार, 15/2 7.5। ठीक है, और ये 12.5 7.5। ठीक है, सर अगर एग्जाम पे ना हम लोग अगर ऐसे सोचने लगे सर टाइम लग जाएगा, और अगर हम लोग इस टाइम पे अगर क्वाड्रेटिक करते इस टाइम पे क्वाड्रेटिक नहीं कर पाओगे ये इतना, ज्यादा complex हाँ काफी डेडली क्वाड्रेटिक आएगा। 2-4 वैल्यू सोचो, देखो सॉल्व नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर हम लोग, हमने क्या बोला था, हम लोग ये दोनों वैल्यूज चेक करेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज में अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर जाएंगे इसमें। ठीक है, एंड इट इज होपफुल कि वो लोग भी ऐसा वैल्यूज देंगे जो यूजुअल परसेंटेज में आता है। ठीक है, बाकी यूजुअल परसेंटेज में बहुत सारी चीजें आती है, बट वो आपको तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना यहाँ से। तो कर सकते हो क्वाड्रेटिक, ऐसा बात नहीं है, बट क्वाड्रेटिक में से 97 इंटू 20 वाला एक फैक्टर आएगा जिससे आपको 165 निकालना है। तो ये भी थोड़ा सा टफ है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो है। ठीक है, तो यू कैन गिव इट अ चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है? 12.5 आ रहा है। ठीक है, और हमको क्या निकालने बोला था? हमको निकालने बोला गया था पी आर बाई 100। अच्छा, पी का वैल्यू भी तो निकालना है भाई। पी का वैल्यू निकालो यहां से। अच्छा, यहां से क्यों करेंगे, नेक्स्ट पेज में ही करते हैं।
P का वैल्यू कितना निकला था? सर R का वैल्यू 20 माइनस R इंटू 640. R है ना 12.5. 7.5 आ रहा है क्या R का? माइनस कर ओह अच्छा अच्छा. 7.5. 7.5 क्या होता है? 3/40 3/40 होता है. वो तो परसेंटेज होता है. बेवकूफ बेवकूफ. 7.5 परसेंटेज इज इक्वल टू 3/40. 7.5 तो होता है 15/2 भाई. ऐसा लिख लो ना. 15 2 30, 3 बच गया. 15 3 45 और 2 47. तो P निकल रहा है 4700. सर 480 नहीं 4800 ओहो ओहो ओहो. हाँ सॉरी सॉरी. तो 4800 इंटू कितना आएगा ये? 12.5. 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं 100/8. ठीक है. तो 100 और 100 कट गया, 8 से ये कट गया तो 600. आप 12.5 को 25/2 भी लिख सकते हो. जो पहले दिमाग में आया वो मैंने लिख दिया. ठीक है. तो इसमें आंसर मार्क कर लेते हैं. आंसर इसमें 600 आएगा. अच्छा क्वेश्चन था ये वैसे. हाँ ठीक है, हो गया. बाकी बाद में लिखना है. रात को 10 बजे PDF तो मिल जाएगा ना तुमको. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो ही आप लाइक करना और शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू एवरीवन.